नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 13 फरवरी 2023 को है। और दोस्तों 13 फरवरी 2023 को जिनका भी एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए ऑल शिफ्टों के लिए मैं कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चंस जो कि आपके रिपीट होंगे, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और कब सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बताएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स 13 तारीख को है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान को जो है आत्मा कहा जाता है। और सबसे पहले इसने किसने कहा था? तो डॉक्टर भीम और राव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था इस अनुच्छेद को। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि कर्लम मल्लेश्वरी सबसे पहले कहाँ पर खेली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी ओलंपिक सन 2000 में उन्होंने खेला था। उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। इनको भारत का आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो कि बता रहे हैं यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो कथक से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपा करमाकर किस वर्ष ओलंपिक में पदक जीता था? तो रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने जिम्नास्टिक में जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, और भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का संस्थापक माना जाता है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी को स्किल इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 400 जो कि 55 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। ठीक है, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कल्लर मिनमुट्टी वाटरफॉल्स है। तो ये केरल का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है। इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों ऐसे भी करके प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको याद रखिएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है तो विपरीत कार्य करना या फिर असंभव कार्य करना। जिसे जीता ना जा सके पूरे वाक्य के लिए एक शब्द तो अजय उसको बोलते हैं। ठीक है, रश्मि का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो रश्मि ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों।
अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो चिरायु आपका राइट आंसर होगा। किरण का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि इत्यादि जो कि किरण का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। 2012 से 2017 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये दोस्तों भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? ठीक है, तो 74.04% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर जो थी 65.46% थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुमहल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक थी। ठीक है, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो माणिक साहा जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है, एक प्रश्न आए थे दोस्तों कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है, तो इसको भी याद रखिएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक महान ने करवाया था। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ पर स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेस नगर और विदिशा से 10 किमी की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक जो कि 3री शताब्दी के हैं। ठीक है, सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार में लगता है। यह बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले का दूसरा नाम हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है इसको। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज, नलिन, अरविंद, उत्पल, पुष्कर, पंकज इत्यादि जो कि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। पूरे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल दोस्तों जो कि 22 भाषाएं हैं। उसमें मैं बता देता हूं कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो पहली भाषा जो कि असमिया भाषा थी, जो कि असम राज्य की भाषा है, इसको 1950 में जोड़ा गया था। दूसरी बंगाली जो कि पश्चिम बंगाल की भाषा है, 1950 में जोड़ी गई थी। बोडो असम की भाषा और पश्चिम बंगाल की है, 2003 में जोड़ी गई थी। डोंगरी जो भाषा है जम्मू और हिमाचल प्रदेश की है, इसको 2003 में जोड़ा गया था। गुजराती जो कि गुजरात की है, 1950 में जोड़ा गया था। हिंदी उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, 1950 में जोड़ी गई थी। कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर की 1950 में जोड़ी गई थी। कन्नड़ जो कि कर्नाटक की है, 1950 में जोड़ी गई थी। कोंकणी जो कि गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 1992 में जोड़ी गई थी। वही बात करते हैं 10वीं जो कि भाषा थी मलयालम, जो कि केरल की है, 1950 में जोड़ी गई थी। मणिपुरी जो कि मणिपुर की भाषा है, ये 1992 में जोड़ी गई थी। मराठी जो कि महाराष्ट्र की है, 1950 में। मैथिली बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 2003 में। नेपाली जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 1992 में। उड़ीसा जो कि उड़िया भाषा जो कि ओडिशा का है, 1950 में। पंजाबी जो कि पंजाब और चंडीगढ़ का है, 1950 में जोड़ा गया था। संस्कृत भाषा को 1950 में जोड़ा गया था। वही बात करते हैं सिंधी जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बिखरी हुई भाषा है, जो कि 1967 में। संथाली जो कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में संथाली जनजाति द्वारा बोली जाती है, 2003 में। तमिल जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की भाषा है, 1950 में। तेलुगु जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है, 1950 में। उर्दू को जो कि उत्तरी भारत की लैंग्वेज है, 1950 में जोड़ा गया था, तो इसको याद रखिएगा।
विद्युत धारा किस में मापा जाता है? तो अमीटर में मापा जाता है। इसमें जो बना पैमाना होता है वो एम्पियर में दर्शाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 से 1968 के बीच में भारत में हरित क्रांति हुई थी। यहाँ पे हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति को उस अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। भारतीय कृषि में पुराने और मैनुअल तरीकों से नए अभिनव और तकनीकी तरीकों में परिवर्तित किया गया। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्म जैसे कि HYV के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का उपयोग शामिल किया गया था। यहाँ पे या तो उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उपयोग नहीं किया जाता तो बहुत सीमित पैमाने पर उपयोग किया जाता था इनका, ठीक है। भारतीय हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। तो भारत में जो कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारतीय में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लाया था, ठीक है। वही बात करते हैं तो भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में भारतीय हरित क्रांति के या फिर पूरे वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग उनके द्वारा ही शुरू की गई थी, वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को भूख से मरने से बचाने के उनके योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आता कि अक्टूबर 2022 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से आज़ाद कराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि आज ही के दिन ख़त्म हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 38वीं बरसी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून 1984 के बीच अमृतसर में चलाया गया था। 3 जून को भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गई और इसे घेर लिया था, ठीक है। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुआ था? तो अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया 2009 में। काम करने का कानूनी अधिकार इसमें क्या है? पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार या फिर आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना था। इसमें लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए, ऐसी बात बोली गई थी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना था, ठीक है। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम के अधिकार की गारंटी देता था। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान होगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि संसद किससे मिलकर बनता है? तो संसद जो है भारतीय संसद राष्ट्रपति जो होते हैं उनको बोली जाती है, जो कि 2 सदनों यानी राज्यसभा व लोकसभा और मंत्री परिषद से मिलकर बनती है। बजट किस अनुच्छेद में है? तो बजट जो कि अनुच्छेद 112 में है। बजट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का राजस्व और व्यय होता है,
ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रख लीजिएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संसद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, एक समेकित निधि, दूसरा आकस्मिकता की निधि और तीसरा सार्वजनिक जो कि खाता। ठीक है, भारत का सार्वजनिक खाता उन लेन देन के लिए प्रवाहित होता है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में काम कर रही है। यह निधि संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित की गई थी। समेकित खाता माता पिता के नियंत्रण में सहायक कंपनियों से सभी जानकारी को जोड़ते हैं। यह कंपनियों के समूह का कुल लेखा जोखा होता है। राजस्व खाता क्रेडिट बैलेंस वाला एक इक्विटी खाता होता है। इसका अर्थ यह है कि राजस्व टी खाते में एक क्रेडिट वित्तीय रिकॉर्ड का एक युग्म जो कि दोहरी प्रविष्टि बही खाता पद्धति का उपयोग करता है। ठीक है, खाता संतुलन को बढ़ाता है। जब सेवाओं का प्रदर्शन बिल किया जाता है तो राजस्व खाते को जमा किया जाता है और इसलिए यह आमतौर पर क्रेडिट बैलेंस होगा, ऐसा बात कहा गया है। अब 2016 में जो कि 2016 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था, मतलब अब रेलवे का अलग से बजट पेश नहीं होता है। वेन त्सोंग भारत के किस जगह से वापस घर गया था? तो कन्नौज आपका राइट आंसर होगा। वही बात करते हैं दोस्तों, तो चीनी वेन त्सोंग सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था। उन्होंने 627 से 643 के दौरान यात्रा की थी। जब वे चीन वापस गए तो उन्होंने अपनी पुस्तक CU की या फिर रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का विस्तृत विवरण लिखा था। उनके विवरण को उस समय की भारत की प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने का सर्वोत्तम उपलब्ध स्रोत माना गया था। ठीक है, वेन त्सोंग भारत का यात्रा प्रारंभिक उद्देश्य वेन त्सोंग के जो भारत यात्रा थी उसका प्रारंभिक उद्देश्य यह था कि वह बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना और उनके धार्मिक ग्रंथों को एकत्रित करना था। लू से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों, लू लगने पर सिर में तेज दर्द होता है, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती है। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो अगर बुखार ऑप्शंस में देगा तो आप कर लीजिएगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। मोहिनी अट्टम में कितने कदम होते हैं? तो कुल 24 कदम होते हैं। कुल मिलाकर के 24 छात्र जो कि हाथ के इशारों या मुद्राओं के अलावा लगभग 80 एडवर्स या फिर चरण सीखते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि बीड़ा, पाड़ी, भारती, वागेश्वरी, शारदा, वाग्यदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी इत्यादि, जो कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। एक प्रश्न था दोस्तों कि भुंजी भांग ना होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कंगाल होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरीके से हराना। मुंह तोड़ लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तिरस्कार करना, मुंह मोड़ लेना मुहावरे का अर्थ है तिरस्कार करना या फिर साथ छोड़ देना। समीम का विलोम शब्द क्या होगा? तो असीम हो जाएगा। 1991-92 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 1991-92 में। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जिनका भी एग्ज़ाम 13 तारीख को हो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।